हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिहार का इतिहास, जो आपके आने वाले बिहार के किसी भी पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको स्किप ना करें तो ही अच्छा होगा। ये इम्तियाज अहमद की किताब है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य पे। और आज का टॉपिक जो है हमारा होने वाला है वो मौर्य साम्राज्य है। तो ये बिहार स्पेशल की जो सीरीज है इसमें हम लोग काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये आज 5th नंबर चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ-साथ हम लोग यहाँ पे अभी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें। एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है, वो ज़रूर देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। चलो आज का पहला सवाल डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं और एक क्विक रिव्यू लेते हैं जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था। देखो हमने लास्ट देखा कि हार्यन डायनेस्टी आपके क्या था? सबसे पहले जो आया। जस्ट अ मिनट। हुँ, देखो सबसे पहले जो आपका आया वो आपका हार्यन डायनेस्टी आया था। वो कुछ एप्रॉक्स 544 बीसी से आपका चला था, वो 412 बीसी तक। जो हमने क्या देखा हार्यन डायनेस्टी में पहले जो राजा थे वो क्या थे? वो बिंबिसार थे। दूसरे राजा क्या थे? अजातशत्रु थे। तीसरे राजा क्या थे? उदयन थे। जब बिंबिसार के बारे में अगर हम बात करें तो 550-44 बीसी पे आए थे, जो 492 बीसी तक आपके रहे थे। अजातशत्रु के बारे में बात करें तो ये 492 बीसी से 460 बीसी के बीच में रहे थे। और अगर हम उदयन के बारे में जाने तो ये आपके कुछ अप्रॉक्स थे 460 बीसी से। ये आपके थे आप 460 बीसी से 440 बीसी तक रहे थे। तो उदयन के बाद जो आपके जो राजा आए वो सही नहीं थे। जैसे नागदशक आए तो नागदशक क्या थे? वो वर्दी राजा नहीं थे, उन्होंने सही तरीके से शासन नहीं किया, जिसकी वजह से नागदशक को हटा के नई डायनेस्टी का शुरुआत हुआ, शिशुनाग किंग बने। तो शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हुई आपके के बाद। और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे जो लास्ट राजा थे वो काला अशोक थे, जो हमने डिस्कस किया था। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी आई थी। और नंदा डायनेस्टी में क्या हुआ था? नंदा डायनेस्टी में सबसे पहले राजा क्या थे? महापद्मा थे। इन्हीं को सर्व छंत्रांतक भी बोला गया है, अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रिय बोला गया है, साथ में एकरट भी बोला गया है। और उसके बाद नंदा डायनेस्टी में धना महापद्मानंद के बाद महापद्मा के बाद धनानंद आए थे और धनानंद को ही एग्रिम्स बोला गया है, जैंड्रम्स बोला गया है ग्रीक टेक्स्ट में। ठीक है? उसके साथ ही धनानंद के टाइम पे ही क्या हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था उस 326 बीसी में। और धनानंद को देखते ही अलेक्जेंडर की आर्मी ने क्या कर दिया था? घुटने टेक दिए थे और ये वापस चले गए थे। फिर नंदा डायनेस्टी के बाद क्या होगी? आपके मौर्य डायनेस्टी आएगी, जिसके बारे में आज हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है। हार्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, तो आप वहां से कर सकते हो उसको कवर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इम्तियाज अहमद की किताब का, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर्स में ये सारे डायनेस्टी को कवर किया है। ये आपको वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा या यहाँ पे आपको आइकन पे भी, आई बटन पे भी शो कर रहा होगा, तो वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। मौर्य पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्य पीरियड कुछ 322 बीसी से चला था, जो 185 बीसी तक आपका चलता रहा था। मौर्य डायनेस्टी जो मौर्य डायनेस्टी आपके चल रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, किस तरीके से काम कर रही थी, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, वो आपके काफ़ी सारे सोर्सेज़ से मिलता है। जैसे कुछ लिटरेरी सोर्स हैं आपके, लिखित रूप में कुछ सोर्सेस मिले हैं, जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ किस तरीके से काम चलता था, कैसे लोग थे, क्या चीज़ें थी, कितना डेवलपमेंट था, इससे पता लगता है। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में अगर बात करें, तो हमें वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता लगता है।
शास्त्र से। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, याद रखना मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था। तो मेगास्थनीज क्या थे, आपके एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में, और उन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था वहां के शासन के बारे में जानने के लिए। तो इंडिका की ओरिजिनल कॉपी क्या हुई है, लैप्स हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। काफी सारे ग्रीक टेक्स्ट जो है आपके इंडिका से रेफरेंस लेकर के काफी सारी चीजें उन्होंने लिखी है, जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। फिर विशाखा दत्त है, मुद्रा राक्षस है, इससे भी हमें गुप्ता, ये सब गुप्ता पीरियड में लिखे गए हैं आपके विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस। और इससे हमें पता लगता है कि वहां की आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से नंद या आपके कौटिल्य की सहायता से नंद डायनेस्टी को उखाड़ कर फेंक दिया था। तो इसके बारे में पता लगता है हमें। पुराण से हमें भी काफी सारी चीजें पता लगती है नंद डायनेस्टी के, ये मौर्य डायनेस्टी के, नंद डायनेस्टी के नहीं। पुराण से हमें पता लगता है कि मौर्य डायनेस्टी में कौन से किंग पहले आए, कौन से किंग बाद में आए। बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिससे हमें काफी सारी बातें अगेन पता चलती है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। फिर काफी सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, जैसे अशोका के बहुत सारे पिलर हैं जिसपे उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में वर्णन कर रखा है अपने बारे में, तो उससे पता लगता है हमें। कुछ चीजें हैं जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिली, जैसे कॉपर के पंचमार्क कॉइन मिले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है, और सिल्वर कॉपर के कॉइन वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, उन सब से हमें पता लगता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में कैसा था। तो ये सारी जानकारी हमें इन सब सोर्सेज से मिलती है। अब नेक्स्ट देखो, अब सवाल ये उठता है भाई ये मौर्य कहाँ से पैदा हो गए। ये मौर्य जो कहाँ से पैदा हुए इसके बारे में जानकारी है पुराण में। पुराण में मौर्य को शूद्र बोला गया है। सबसे जो निम्न कैटेगरी के जो लोग होते हैं शूद्रास, जिनको कुछ भी जिनका की माना गया था कि जिनका मेन धर्म, इनका जिनका की आपका धर्म क्या है, लोगों की सेवा करना, ठीक है, लोगों की गुलामी करना, ये उन कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ऐसा पुराण में लिखा गया है। शूद्रा कैटेगरी से इनको बोला गया है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त में से वृषाल कुलहीन भी बोला गया है। मतलब कुलहीन का मतलब क्या हो गया कि जिस जो बहुत ही निम्न कैटेगरी से, निम्न कास्ट से बिलोंग करता है, उसको कुलहीन बोला जाता है। कुछ और राइटर्स हैं जैसे जस्टिन के बारे में बात करें तो उन्होंने चंद्रगुप्त को हम्बल ओरिजिन का इंसान बोला है, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि हम्बल ओरिजिन है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें जो रुद्र आपके रुद्र दमन में है, तो उसे में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है मौर्य के बारे में, लेकिन हमें ऐसा पता लगता है कि ये वैश्य ओरिजिन के थे। ठीक है, ये वैश्य से थे, ये हमें ऐसा पता लगता है इससे। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट जानकारियां हमें पता लगती है। अगर हम बात करें इसके बाद कि बुद्धिज्म के जो कुछ लिटरेचर हैं, बुद्धिस्ट के लिटरेचर में इसे शाक्य और क्षत्रिय क्लैन से इसे जोड़ा गया है। मौर्य को आपके क्षत्रिय क्लैन से जोड़ा गया है आपके बुद्ध के लिटरेचर के अंदर। साथ ही आपके ये भी बोला गया है कि मौर्य का नाम मौर्य कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हमें जानकारी वहां से मिलती है। ये बोला गया है कि मौर्य जो है, मौर्य का नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसे रीजन से बिलोंग करते थे जहां मोर बहुत ज्यादा पाए जाते थे, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम पड़ गया मौर्य। उसके बाद अगर हम बात करें कि अ, तो इनको ओवरऑल हमें ये पता लगता है, कंक्लूड अगर करो तो ये पता लगता है कि ये लो कास्ट के व्यक्ति हुआ करते थे। ये मौर्य है वो लो कास्ट हुआ करते थे, ये ओवरऑल हमें चीजों को पढ़ने से पता लगता है। तो सबसे पहले आपके मौर्य डायनेस्टी की नींव किसने रखी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी। ये कब से कब तक चले थे, तो 322 बीसी से आपके 298 अप्रॉक्स बीसी तक चले थे। ठीक है, तो इनका यही शासनकाल था। और इन्होंने नंद के लास्ट रूलर थे धनानंद, इनको उखाड़ कर फेंका था और पाटलिपुत्र को ऑक्युपाई करके वहां पे अपने शासन क्या किया था, शुरुआत किया था कौटिल्य की सहायता से। मौर्य के ही शासनकाल में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर से इनकी लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के साथ, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद सेल्यूकस निकेटर और इन दोनों के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें हिंद कुश को क्या माना गया, बाउंड्री माना गया दोनों स्टेट्स के बीच में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के स्टेट के बीच में। इनके ही शासनकाल में क्या हुआ था, आपके मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका लिखा था, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने
अंतिम दिनों में चंद्रगिरी हिल चले गए थे। ठीक है, इन्होंने जैनिज्म को अपना गया था, ये जैन बन चुके थे और चंद्रगिरी हिल चले गए थे श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटका में है, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। ये वही भद्रबाहु हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, भद्रबाहु और दूसरा नाम क्या था ज़रा बताएँगे आप लोग सभी कमेंट बॉक्स, जिसमें आपके जैन जो सेक्ट है 2 सेक्टर में डिवाइड हो गया था। भद्रबाहु जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उसी अवस्था में रहते थे और दूसरा नाम आप बताओगे दिगंबर और श्वेतांबर है। याद रखना, एक तो दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहनते थे और दूसरे हो गए श्वेतांबर जो कि आपके कपड़े पहनते थे। तो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था और चंद्रगिरी हिल में श्रवण बेलगोला में ये आपके गए थे इनके साथ, भद्रबाहु के साथ, और वहां पे इन्होंने ये रहे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पहली बार नॉर्दर्न इंडिया को, पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया को क्या किया गया था, एक धागे में पिरोया गया था। आप ऐसा समझ सकते हैं, उनको यूनाइट किया गया था। हमें यही पता लगता है कि इस टाइम पे ट्रेड बहुत ज्यादा फला फूला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर रेगुलेटेड था, वेट और मेजर्स भी लोग देखा करते थे, मनी को यूज किया गया था उस वक्त, टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमाइन रिलीफ पर भी काम किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ओवरऑल शासनकाल था वो काफी ज्यादा अच्छा रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद बिंदुसार आए थे। याद रखना, बिंबिसार के बारे में अगर बात करेंगे तो हाइयन डायनेस्टी के अंदर होंगे। और बिंदुसार क्या है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपके सेकंड जो रूलर थे वो थे। 298 बीसी से 273 बीसी तक रहे थे ये। बिंदुसार क्या थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवाइज इसलिए करा रही हूँ कि चैप्टर को आपको समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को, ये इंट्रोडक्शन इसलिए है ताकि आप चैप्टर को याद कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रिलेट कर पाओगे। फिर क्या है, बिंदुसार जो है आपके अमृतोचैटस भी बोला गया है इसको ग्रीक में, या अमृत घाट भी बोला गया है, अमृत घाट भी बोला गया है, मतलब शत्रु का विनाशक, प्लेयर्स ऑफ फो। ठीक है, प्लेयर्स ऑफ फो बोले या फिर शत्रु का विनाशक बोले, तो अमित्रोचैट्स बोला गया है और अमित्र घाट बोला गया है। आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि ऐसे शब्द एग्जाम में कई बार अटपटे शब्द पूछ ले जाते हैं। इसी का संस्कृत वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, समझ रहे हो। और बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को क्या किया था, पैट्रोनाइज किया था। फिर बिंदुसार के बाद जो आपके शासन काल में आए वो अशोक आए, 273 बीसी से 232 बीसी में। ऐसा बोला जाता है कि अशोक क्या थे, आपके 99 ब्रदर को किल करके उन्होंने सत्ता को हासिल किया था। समझ रहे हो कितने ज्यादा उन्होंने मैसेकर किया था, कितने सारे लोगों की उन्होंने हत्या की थी सिर्फ एक क्राउन के लिए। और ये जो युद्ध था वो काफी सालों तक चला था, ये युद्ध जो था, जो 99 ब्रदर्स को मारने का, 4 सालों तक चला था। और उसके बाद ये लड़ाई के बाद अशोका फाइनली जीत गए थे और 269 बीसी में इन्होंने क्या किया था, कार्यभार संभाल लिया था। और इनके ही शासन के दौरान में मौर्य एम्पायर क्या हुआ था, अपने जीनित पे पहुंचा था, मतलब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा था। सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था, सबसे ज्यादा तो ऊंचे स्तर पे जो मौर्य एम्पायर पहुंच पाया था वो अशोक के टाइम पर ही पहुंच पाया था। लेकिन जब कलिंग वॉर जब हुआ, उनके उनके सत्ता संभालने के 9 साल के बाद जब कलिंग वॉर हुआ 261 बीसी में, तो उस समय क्या हुआ, उस समय के भयानक दृश्य को देख के, इतनी ज्यादा लोगों की मृत्यु को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बोला कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी जो नीति थी बेरी घोष से, याद रखना ये टर्म पूछे जाते हैं, बेरी घोष से अपनी नीति को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, एक बार इरेज कर लेते हैं। भेरी घोष से अपनी नीति को धम्म घोष में परिवर्तन कर लिया। भेरी घोष के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या है, इसका मतलब है ड्रम को बीट कर युद्ध का ऐलान करना। और यहाँ क्या है, ड्रम को बीट कर लोगों तक प्रीचिंग को पहुंचाना, लोगों तक रिलीजियस बिलीफ को पहुंचाना। तो बेरी घोष से इन्होंने धम्म घोष में अपनी नीति को परिवर्तित कर लिया जब आपका कलिंग का वॉर को जिन्होंने देखो, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और ध्यान रखना,
जो अशोक का धम्म की नीति है, अशोक की धम्म घोष की जो नीति है, अगर हम बोलें धम्म जो है, वो किसी रिलीजियस बिलीफ जो है आपका, मूर्ति पूजन इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। इनका कहना है कि आपको अपने माता-पिता, अपने पेरेंट्स की बात को माननी चाहिए। पेरेंट्स जो कह रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्क को रिस्पेक्ट देना चाहिए। आपके अंदर जो गुलाम काम कर रहे हैं, स्लेव्स काम कर रहे हैं, या आपके सर्वेंट्स हैं, आपके नौकर हैं, उनके प्रति आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। क्योंकि धम्म घोष की नीति इसके बारे में बात करती है। साथ ही ये ध्यान रखना, ये बुद्धिस्ट के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, लेकिन इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप धर्म पे चल के आप स्वर्ग की, आप निर्वाण को अटेन कर सकते हो। आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा है। इन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप अगर धम्म की नीति अपनाओगे, तो आप स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, अगर आप धम्म की नीति अपनाओगे, ऐसा इन्होंने कहा है। समझ में आ रहा है इन चीज़ों को? फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो क्या हुआ था? आपके मौर्य जो एम्पायर थे, इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है कि यहाँ क्या थे? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की आर्मी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, अगर आप बात करोगे। जैसे कि अगर हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक मेंटेन था, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन था। इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेट जो है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखता था, ठीक है? पीजेंट्स को मतलब कि आपके फार्मर्स को 1/4 टू 1/6 अपने प्रोडक्ट्स का किंग को देना पड़ता था। वाटर टैक्स था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। टोल टैक्स भी वहाँ पे लगाए जाते थे चीज़ों पर। साथ ही आपके स्टेट एन्जॉय करता था माइनिंग माइनिंग पे मोनोपोली, फॉरेस्ट पे मोनोपोली, सॉल्ट पे, एकाधिकार था इनका सेल ऑफ लिकर पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्टेट ही ये सब चीज़ें खरीद बेच सकते थे। मौर्य पीरियड में पंचमार्क कॉइन को क्या किया गया, आपके ट्रांज़ैक्शन के तौर पे चीज़ों को खरीदने और बिक्री के लिए पंचमार्क कॉइन का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ज़्यादातर पंचमार्क कॉइन आपके मोस्टली सिल्वर के बने होते थे। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर शुरुआत हुआ था। हमें काफ़ी सारी रिसोर्सेज़ से ये बात पता लगती है। चलो क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। आई होप आपको एक क्लियर कट थोड़ा-सा पॉइंट ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर के बारे में। अब देखना अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये चीज़ें आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहला देखो क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखो मेरे आंसर्स देने से पहले कोशिश करो आप खुद से आंसर्स दो, क्योंकि मैंने अभी आपको आंसर बताया है, तो इससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें आपको याद हो पा रही हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के क्या थे? आपके संस्थापक थे। मैं बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है, वो आपका 322 से लगभग कुछ 298 बीसी के बीच में चला है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या बताया मैंने कि मौर्य साम्राज्य ने नंद डायनेस्टी को उखाड़ कर फेंक दिया, पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र क्या थी? इनकी राजधानी बनी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया? नंद डायनेस्टी को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। तो चाणक्य हो जाएगा, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 351, 320 ईसा पूर्व, 320 ईसी आपके ई ईस्वी में। तो देखो 320 ईसा पूर्व में हुई थी, 320 बीसी बोला है मैंने जब भी बोला है। देखो आस-पास है, तो यही आंसर लगा देना। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? जो दूत था ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का क्या था? ब्रांड एम्बेसडर था। उनके कोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नहीं, उनके कोर्ट का एम्बेसडर था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में आया था। और इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काफ़ी सारे, इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इंडिका, उसमें हमें काफ़ी सारी बातों का चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में और 305 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में? 315 में हुआ था, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? अभी बताया, सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, जिसकी पुस्तक थी इंडिका, जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी सारी बातें बताती है। किस शासन के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था?
बताया था चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही ऐसा हुआ था और तभी ये चंद्रगिरी हिल्स चले गए थे सरवन बेलगोला में, कर्नाटक में। इसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ गए थे और वहीं पर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें दी थी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, तीवर, मेगस्थनीज और भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। इसी की सहायता से इन्होंने नंद डायनेस्टी को बाहर भगाया था। इससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। तो यूनानियों से इन्होंने मुक्ति दिलाई थी, इसकी वजह से इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्य वदान, इंडिका अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख। तो कहाँ पर आपके अवेलेबल है? तो इंडिका में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, सुंग, गुप्त और आपके कुषाण। तो मौर्य नंद वंश के पश्चात किसने किया था? मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अभी इतनी बार बता दिया है, अब तो आंसर याद हो गया होगा। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दें। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, भवभूति और आपके मिलिंद। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। नेक्स्ट देखो, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सेब्रो, ट्रेवो, फायान, मेगास्थनीज, युआन च्वांग। तो किसके किसके टाइम पे मिलता है? तो मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन जो मिलता है वो मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है, जो कि इंडिका पुस्तक नाम है, उस वृत्तांत में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना अशोक, बिंबिसार, तीवर और बिंदुसार। तो कौन बना चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का संस्थापक? बिंदुसार बनाया था। मैंने बोला था बिंबिसार से आप लोग कंफ्यूज मत होना। हरियन डायनेस्टी के आप बताएं, हरियन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। इनसे ही हरियन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखो, किस मौर्य शासक के दरबार में अजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो बिंदुसार के ये मौर्य शासक के दरबार में अजीवक भविष्यवक्ता जो थे वो बिंदुसार थे। और पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये एक महान शासक बनेगा, महान राजा बनेगा। नेक्स्ट देखो, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शाहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मागिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में और सोपरा अभिलेख में। तो कहाँ मिलता है? तो शिलालेख 13 में मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क और अशोक। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपके अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र पिंगलवत, महाकश्यप और आपके वाशुमित्र। देखो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही बौद्ध संगति के बारे में विद ट्रिक आपको काफी सारी बातें बताई है। उसको जरूर देख लेना जब हमने बौद्ध और जैन के धर्म के बारे में चर्चा किया था। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो मोगली तिस्त इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पहली जब बौद्ध संगति होती है तो उसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे? ये आप बताओ। दूसरी का मैं बता देती हूँ, सभाकामी थे। तीसरी का दिहावाई है मोगलीपुत्तिस और चौथी का वाशुमित्र थे, है ना। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखो, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? अगर हम बात करें तो 251 ईसा पूर्व हुआ था। पहली बौद्ध संगति 483 में हुई थी बीसी। तीसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद 383 में हुई बीसी। ठीक है, तो हम चौथी के बारे में अगर हम बात करें तो 250 या 251 के बीच मान लो बीसी में। फिर 98 एडी में हुआ था, सबसे लास्ट वाला जो कनिष्क के शासन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट देखो, किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उपयुक्त सभी। तो किसने प्राप्त की थी कलिंग पर विजय? अशोक ने प्राप्त की थी। और क्या हुआ था जब कलिंग पर विजय प्राप्त किया तो इतने ज्यादा मार धार को देखकर क्या हो गया था? इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने क्या किया?
बोला कि ये युद्ध को त्याग देंगे, उन्होंने कभी भी उसके बाद युद्ध पे ज्यादा जोर नहीं दिया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान इनकी जो नीति थी, बैरी घोष वॉर का ऐलान करने की, ये परिवर्तन हो गई धम्म घोष में। ठीक है, धम्म घोष में हो गई, ये याद रखना। इस युद्ध से में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। भी बताया ना, कलिंग का युद्ध था 261 बीसी में हुआ था। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, उपयुक्त सभी। देखो, अभी बता दिया मैंने, अशोक का जो धम्म है वो क्या है? नैतिक आचार संहिता है, ना कि कुछ और। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? श्रवणगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती और वैशाली में। तो कहाँ पे था मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय? तो पाटलिपुत्र में था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले बौद्ध गया की यात्रा की। बौद्ध गया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप बताओगे मुझे। ये बुद्ध की वजह से इंपॉर्टेंट है। ये बुद्ध की वजह से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके लिए ये प्रश्न रहा। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा की अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी, ये बताना है। तो किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में की थी। ठीक है, अशोक ने अपनी जो धम्म यात्रा की थी, बौद्ध गया गए थे धम्म यात्रा के अंतर्गत राज्याभिषेक के कितने सालों बाद? 10वें साल बाद गए थे, याद रखना। सेशन अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 28 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, साथ में कुछ इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है। कल मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को वहां पे फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हो। साथ ही मेरे साथ आप पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो बंसल ट्यूटोरियल में, वहां पर भी अपने डाउट वगैरह पोस्ट कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने के लिए। बाकी जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़ो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको टाइम पर मिलती रहे। आपको एग्जाम तक काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। जैसे बिहार का बजट हो गया, जल्द ही अपलोड करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का अपलोड करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े और आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाए। तो सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।